हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल का चौथा अध्याय कृषि का अंतिम भाग 6 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की आजीविका के लिए लोग आज भी कृषि पर निर्भर है। तो हम देखेंगे कि कृषि से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में कितना ज्यादा जो है इसे योगदान दिया है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने जरूर लगा है, लेकिन इसके बाद भी यह 2010 और 11 में देश की जनसंख्या का 52% जो है वो रोजगार, जनसंख्या के लिए रोजगार आजीविका का साधन रही है। 1951 के बाद हम देखते हैं कि कृषि का योगदान जीडीपी में कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 2010 और 2011 में आज भी देश की 52% जनसंख्या जो है वो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर है? कृषि पर ही निर्भर है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था से अन्य क्षेत्रों में गिरावट आएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। अगर देखिए, कृषि से ही अन्य जो उद्योग हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं, तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर जीडीपी में कृषि का अंश घटता है, उसका अगर अंश कम होता है, तो ये जो है वो चिंता का विषय है। क्योंकि कृषि से इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई है कि अगर अर्थव्यवस्था में उसमें कमी आएगी तो अन्य चीजों में भी अपने आप जो है वो कमी आ जाएगी, जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। कृषि के महत्व को समझते हुए, क्योंकि कृषि का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे भारत में, तो इसीलिए इसके महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। जो टेक्नोलॉजी या फिर जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के तहत जो होता है, भारत में कृषि व्यवस्था में सुधार करने के लिए गवर्नमेंट ने जो होता है वो भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना की है। इसके साथ साथ कृषि विश्वविद्यालय भी खोले हैं, जिसमें कि उनको कृषक जो है उनको नॉलेज दिया जा सके। पशु चिकित्सक सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है। तो इन सारी ही चीजों में जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट को हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा जो है उनको सपोर्ट किया है, उनको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने जो है वो किसान की भलाई के लिए, उनके हित के लिए प्रारंभ की गई है, उनको नॉलेज देने के लिए प्रारंभ की है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पादन लागत जो होता है वो बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। अब क्या होता है, जो किसान भी है वो भी कृषि में जो होता है वो पूंजी को मतलब कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण जो है कृषि के जो रोजगार होते हैं वो अब कम होने लगे हैं। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यह स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए, तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत से कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फला फूला।
आप ये भी देख सकते हैं कि जब भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था तो यहाँ से जो है, क्योंकि भारत का कपास पूरे विश्व में बहुत प्रख्यात है, तो यहाँ से जो है कच्चे माल के रूप में कपास यहाँ से ले जाया गया कहाँ, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर और लिवरपूल जो वहाँ के मेन इंडस्ट्रियल जो सिटी थी, वहाँ पे जाके जो है इसका यूज किया गया कॉटन इंडस्ट्री के लिए। और फिर वहाँ के जो मार्केट को में जो है फला फूला किसकी वजह से, भारतीय कपास की वजह से। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता प्रदान की जाती है, उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सहायता प्रदान की जाती है, जितना ज्यादा भारत में नहीं है। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसान की स्थिति सुधारने पर हमें जोर देना होगा। हरित क्रांति ने एक लंबा चौड़ा वादा किया, परंतु आज ये कई विवादों से घिरी हुई है। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अत्यधिक प्रयोग, जल स्रोतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। और आज जिन क्रांति शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। वास्तव में जो ऑर्गेनिक या कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो हम देखते हैं कि आज हम ऑर्गेनिक जो खेती है या उसके कृषि को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट पे जो होता है बहुत खराब प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय होगा। क्योंकि देखिए, अगर किसी देश में जनसंख्या होगी तो जनसंख्या जो है उसको वो किस पर डिपेंड होगी, उसको फूड कौन देगा, उसको फूड देंगे किसान। तो जो अधिकतर जो इनकी जोत रहेगी किसानों के, वहां पे वो कैसी फसलों को उगाएंगे, खाद्यान्न फसलों को उगाएंगे। और इसमें जो होता है वो अपने प्रॉफिट के लिए कैश क्रॉप वगैरह को नहीं उगा पाएंगे, तो इससे किसानों का भविष्य जो है वो अंधकारमय होगा। तो कहीं ना कहीं जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसे भी रोकना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगाना चाहिए। उनका कहना है कि देखिए, भारतीय किसानों को अब जो है सिर्फ फूड क्रॉप्स नहीं बल्कि कैश क्रॉप्स भी उगाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, उनकी आमदनी अधिक होगी और इसके साथ साथ पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। फलों, औषधि फलों, बायोडीजल फसलों जैसे कि जट्रोफा और जोजोबा, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती। तो इन सारी चीजें जो है, जो फूल, औषधि, पौधे, सब्जियां, ये सब जो होते हैं, इनके लिए हमें बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, जितनी ज्यादा हमें चावल या गन्ने में होती है उससे बहुत कम। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग जो है वो किया जा सकता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने पूरे ही एक एग्रीकल्चर को हमने देखने का प्रयास किया कि देखिए, कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और भारत के अधिकांश जनसंख्या जो है वो आज भी अपने रोजगार के लिए कृषि पर ही निर्भर है। तो आज हमने ये देखा कि कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भारतीय रोजगार प्रदान करने में इनका क्या रोल है। इसके साथ साथ हमने देखा कि वैश्वीकरण के तहत जो होता है वो कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का। इन सभी चीजों को आज हमने अपने इस लेक्चर में डिस्कस किया।